अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है ये शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 4,500 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 40 से ज़ायद अफराद इस वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं इनकी तादाद 46,000 तक तजावुज़ कर चुकी है, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है ये 11% से ज़्यादा है। कोरोना वायरस की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग बात है, जो तशवीशनाक बात है, वो ये है कि अब तक मुल्क में 10 साल तक की उम्र के 20,000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ अभी अब इस कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं, जबकि 17 बच्चों की अमवात भी वाक़ हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुताबिक लाहौर में इस वक्त कोरोना वायरस के जो मुस्बत केसेस हैं इनकी शरह 21% है। कोरोना केसेस की वजह से जो हॉस्पिटल्स हैं अब ये तेज़ी से भर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम जो है अब ये दबाव का शिकार होना शुरू हो गया है। इंसदादे कोरोना कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि 1 अप्रैल से शादी समेत हर किस्म के इंडोर और आउटडोर जो तकरीबात हैं इन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया और जिन इलाकों में मुस्बत केसेस की शरह 12% से ज़्यादा होगी वहाँ लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है। 11 अप्रैल तक जो लॉकडाउन है ये बरकरार रहेगा और फिर 7 रोज़ के बाद सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेकर कुछ नए फ़ैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक सूबे की जो तमाम पार्क्स हैं, तफरीही मकामात और हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं इसके पेश नज़र लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी बंद करने का फ़ैसला किया है। अब एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मौसर लॉकडाउन का नफाज करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली और जो दूसरी लहर थी इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। अवाम तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, मास्क पहने। वज़ीर आज़म के मुताबिक हम मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि कोरोना के दौरान लोगों को बंद करें, लोगों को घर घर जो है वो खाना दें, सहूलियात फराहम करें। अब अगर कोरोना वैक्सीन की हम सूरत हाल की बात करें तो वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन की दुनिया में कमी हो गई है। वैक्सीन से मुतालिक जो हमें दुनिया ने कहा था वो भी अब हमें नहीं मिल पा रही है। जो मुल्क कोरोना वैक्सीन बनाते हैं उधर भी कोरोना वैक्सीन की जो कमी है ये होना शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि हुकूमत को कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए क्या इक़दाम करना होंगे। ये भी सवाल अहम है कि पंजाब हुकूमत की मौसर लॉकडाउन की पॉलिसी के मौशी सरगर्मियों पर क्या असरात होंगे। ये भी अहम सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अवाम के साथ साथ वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ख़ुद कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए क्या तैयार है या नहीं। जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब वज़रा को सामने बिठा के कोरोना का शिकार हैं उसके बावजूद वो इजलास कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद आवाम को क्या मैसेजेस जा रहे हैं, क्या पैगाम आप दे रहे हैं कि कोरोना पर के जो SOPs हैं इस पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है। आवाम आपके मैसेज को कितना संजीदा लेंगे आपके इस एक्ट के बाद। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी NCOC के सरबराह असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोरोना की तीसरी वेव है ये बड़ी वर्स्ट है। हस्पतालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है, बोझ बढ़ना शुरू हो गया है। तो क्या ये जो हस्पतालों में जो ऑलरेडी दूसरे मरीज़ हैं, अब तो आप लोग मुख्तलिफ वार्ड्स को भी मुख्तस किया जा रहा है ना कोरोना पेशेंट्स के लिए, आप नहीं समझते इससे दूसरे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, हस्पताल आएंगे, जगह नहीं मिलेगी। तो हुकूमत ने जो पहले किया था मुख्तलिफ जगहों पर क्वारंटीन सेंटर्स को बनाया था कि जो कोरोना का शिकार हैं वो वहाँ चले जाएं, जो अपने घर में क्वारंटीन हो सकते हैं वो घरों में क्वारंटीन हो जाएं। क्या हुकूमत वो पॉलिसी दोबारा नहीं लेकर आ सकती? क्योंकि बहुत से मरीज़ शिकायत कर रहे हैं कि हम अस्पतालों में जाते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रीट करने वाला नहीं है, वो कहते हैं नहीं भी हम यहाँ पे आपको एडमिट नहीं कर सकते, यहाँ कोरोना पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी, ये आज की सुबह जो NCOC मीटिंग थी उसके अंदर भी यही बात डिस्कस हुई थी। ये सूबाई हुकूमतें करती हैं, वो जो है फील्ड हॉस्पिटल्स उन्होंने पहले बनाए थे और आज ही NCOC की मीटिंग के अंदर ये डिस्कस भी हुआ और ये सूबों को ये कहा भी गया है
कि वो अपने अपने जो हैं वो स्पेशलाइज्ड यूनिट जो हैं उसको बनाए। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर IHITC जो लास्ट ईयर बनाया गया था, पिछले साल बना था, स्पेशलाइज्ड इसी के लिए डेडिकेट किया हुआ है। तो वहाँ पर भी हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, ऑलरेडी इस हफ्ते बढ़ गई और अगले हफ्ते मज़ीद बढ़ने वाली है। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और हमारा भी यही ख्याल है कि जो ख़ास तौर पे वो शहर, बड़े शहर जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, फील्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, ताकि जो नॉर्मल अस्पतालों का लोड है वो मैनेज किया जा सके। और स्पेशली वो घर, आपको पता है हमारी बहुत सी आबादी है कि कमरे में 6-6, 7-7 लोग रहते हैं, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर है क्वारंटीन नहीं हुआ जा सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी शुरू में यही सोच थी। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वारंटीन सेंटर्स बने और वो वहाँ जाकर जो है ना वो रहें, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट ना हो। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीन की है उसको रोका जा रहा है? सर, इस्लामाबाद नहीं, सारे पाकिस्तान के लिए 6 हफ्ते से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन खुली थी, बार बार पैगामात दिए गए और लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर भी किया और लाखों की वैक्सीनेशन भी हुई है उसके तहत। लेकिन उसके बाद उसको अब्यूज़ किया जा रहा था, उस फैसिलिटी को मिसयूज़ किया जा रहा था और वो लोग जिनका कोई हेल्थ वर्क से ताल्लुक़ नहीं है वो भी उस विंडो को इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन शुरू करवाई भी थी, इसलिए उसको रोक दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ केयर वर्कर अब रजिस्टर नहीं हो सकता, लेकिन अब जो है वो जिस उम्र के हैं वो बाकी पाकिस्तानियों की तरह जो उनकी उम्र होगी उसी के मुताबिक ये चलेगा। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज आपने शायद TV पर एक फुटेज चल रही थी तारिक बशीर चीमा को लेकर, आपके इत्तेहादी हैं, उनकी फैमिली ने, पूरी फैमिली ने जो है ना वो वैक्सीनेशन लगवाई है। तो बड़ा ये मामला चल रहा था, भाई हम तो एक पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ तो जो असर रसूख रखते हैं वो लोग तो वैक्सीन लगवाना भी शुरू हो गए, आम आवाम का क्या कसूर है? तो आपको नहीं लगता इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है कि इस तरह तो हर बासर जो है वो सिफारिश लेकर जाएगा और उसकी फैमिली वैक्सीनेट हो जाएगी, बाकी गरीबों का, हम जैसे लोगों का क्या कसूर है? इसीलिए तो जो अभी मैंने आपको कहा इक़दामात, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमने सदर पाकिस्तान के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं की जब उनकी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई, जब सदर पाकिस्तान को लगी। वज़ीर आज़म के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं हुई, जिस वक्त उनकी उम्र के लोगों को लगनी शुरू हुई, उस वक्त उनको लगी। एक साहब हैं जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के सरबराह है और वो काबीना की कोविड ये वैक्सीन जो है उसकी प्रोक्योरमेंट कमेटी के भी चेयरमैन है। आपने शायद नाम सुना उनका, असद उमर साहब जो हैं, उनको अभी तक नहीं लगी, उनके बीवी बच्चों को नहीं लगी अभी तक वैक्सीन। हाँ, ठीक है ना, उन्होंने अपने लिए नहीं लगवाई, तो मैं क्यों किसी और को अलाउ करूंगा कि वो, तो फिर वो लोग कैसे लगवा रहे हैं? उनकी पूरी फैमिली, यंग लड़कियां और सब लोग लगवा रहे हैं। एक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ऑपोजिशन के बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं वो भी लगवा चुके हैं और वो लाइन तोड़ के लगवा चुके हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत ही बुनियादी मसला है। पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर है ना, उसको कानून को वो मानता ही नहीं है, उसकी जिंदगी ही गुजरती है कानून के ऊपर, कानून उसके ताबे होता है बजाय के वो कानून के ताबे हो। तो उस माहौल के अंदर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। और आपने कोई ऐसा स्कैंडल नहीं सुना होगा कि जो बराह रास्त, जैसे हमने कहा, लीडरशिप, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, NCOC चेयरमैन, कोई हमें आपको अब्यूज करते हुए नजर नहीं आया होगा। लेकिन ये हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है, और यही वजह बनी कि ये इसको एक्सप्लॉइट कर कैसे रहे थे। वो करते ये थे कि वो हेल्थ वर्कर की फील्ड के अंदर जाते थे और वो हेल्थ वर्कर की फील्ड के अंदर जाके उन्होंने कहा जी ये है तो 27 साल का, लेकिन ये डॉक्टर है। अब वो निम्स के सिस्टम के अंदर कोई डिग्री तो नहीं उसकी अपलोड होती ना, उसने एंट्री की वहां पे कि जी ये डॉक्टर है, 27 साल का, उसको आपने टीका लगा दिया। इसलिए हमने वो बंद किया है, क्योंकि जो भी सीरियस था कोई हेल्थ केयर वर्कर, उसको तो कोई शक नहीं होना चाहिए था ना कि वैक्सीन लगाने की अहमियत क्या है। 6 हफ्ते उसके पास मौजूद थे, 6 हफ्ते में भी अगर उसने नहीं कराया तो उसका क्या कह सकता हूँ। चले, ऑपोजिशन से हो, हुकूमत से हो, बहरहाल उसी को लगनी चाहिए जो आप लोगों ने क्राइटेरिया फिलहाल सेट कर दिया। अब जरा प्राइवेट वैक्सीनेशन पर आ जाएं जरा। असद उमर साहब, ये कीमतों का तयन, ये मामला क्यों हल नहीं हो पा रहा है? रूसी वैक्सीन जो है वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में $20 में 2 डोजेज आपको लग रही हैं,
तो यहाँ की प्राइवेट कंपनीज को क्या प्रॉब्लम है? वो $55 पे भी भाई हमें देने को तैयार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये 8-9 हज़ार पे आ भी जाती है, चले प्राइवेट कंपनीज मान भी जाती हैं, तो जो एक गरीब बंदा है जिसने महीने का कमाना ही 10-12 हज़ार है, जो आपके ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम के नीचे है, वो कैसे अपने आप को वैक्सीनेट करवाएगा? इसके लिए हुकूमत ने कुछ सोचा है? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हर शख्स को मुफ्त में वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी जो है हुकूमत ने कबूल की हुई है। ये सूबाई सब्जेक्ट, ये सूबाई हुकूमतों को करना चाहिए था, लेकिन कोई भी सूबाई हुकूमत ने अभी तक एक टीका भी नहीं लेकर आए। सारा का सारा जिम्मेदारी इस वक्त वफाक ने की हुई है। करना चाहिए इनको, नहीं कर रहे हैं। जब तक ये नहीं करेंगे सब हम कर देंगे। कोई एक पाकिस्तानी भी नहीं है जो वैक्सीन लगवाना चाहता है, उससे कभी 1 रुपए भी हम लेंगे। लेकिन साथ के साथ हमने ये कहा कि जिस तरीके से दुनिया के अमीर तरीन मुल्क जो हैं वहां पे भी वैक्सीनेशन का अमल महीनों से जारी है और कई महीनों जारी रहेगा, उसके बाद जाके सारे मुल्क की वैक्सीन लग सकेगी। तो फौरी तौर पे तो ये लग नहीं सकती। तो अगर कोई मुखय्यर शख्स है, वो कहता है जी मैं अपनी बारी का नहीं इंतजार करना चाहता, मुझे टैक्स पेयर के पैसे की वैक्सीन नहीं चाहिए, मैं अपनी जेब से खर्च करके मैं टीका लगवाना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल में ये रीजनेबल बात है कि उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो आपने ये क्या पॉलिसी बना ली है? अभी तो 60-70 साल के लोगों को लग रही थी ना, अब उससे नीचे की जो एज के लोग हैं, 30 साल से ऊपर के लोग हैं, गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 40 साल वाले हैं, वो क्राइटेरिया कब से शुरू करना है आपने? कल जी 30 मार्च को हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं, 50 साल से ऊपर वालों की रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी और उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है उनकी वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बतदरीज हम नीचे आते रहेंगे। ये इतनी बड़ी तादाद है। अभी भी जो वैक्सीनेशन हो रही है, एडल्ट वैक्सीनेशन पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक जो हैं वहां पे भी ये 8-8, 10-10 महीने, साल का अमल है। तो पाकिस्तान में भी जाहिर है टाइम लगेगा उसके अंदर। और ये क्यों किया गया है, उम्र से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जितने भी डेटा हमारे पास मौजूद था और सारी दुनिया में यही देखा गया कि कोरोना की बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, वो 20 साल का हो या वो 60 साल का हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपके लिए खतरा बढ़ता जाता है कि उस बीमारी से आपको ज्यादा नुकसान, शदीद नुकसान हो सकता है। इसलिए ये कहा गया कि जो सबसे ज्यादा जिनको खतरा है पहले उनको लगाई जाए और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ये ज्यादा नौजवानों की तरफ आते जाएंगे। तो आपको पता है बच्चों में भी केसेस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया, और बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो ज़ाहिर है वो भी कम होती है। तो बच्चों के लिए डॉक्टर्स क्या एडवाइस कर रहे हैं? ज़ाहिर है डॉक्टर फैसल सुल्तान है, इस बारे में भी कोई स्पेशल कोई ख़ास पॉलिसी है कि बच्चों को लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, और कितनी एज के बच्चों तक को लगनी चाहिए? अभी तक जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जी, वो 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीनेशन एडवाइस की गई है। लेकिन ये बात हो रही है क्योंकि अब जो नई वेरिएंट्स आए हैं वो बच्चों के अंदर भी स्प्रेड कर रहे हैं। हाँ। डिस्कशन हो रही है, लेकिन अभी तक का जो कानून जो है, जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की एडवाइस है, वो यही है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की जाए। सही। और जो कीमतों का मामला है, ये जो जुमेरात को काबीना का इजलास होने जा रहा है, ये कोई तयन हो पाएगा कि कितनी कीमत? 8,449 तो भाई कंपनीज को तो मंजूर ही नहीं है, वो इससे ज़्यादा करना चाहते हैं। तो क्या हुकूमत इजाज़त दे देगी कि जाएं, जितना आपको सूट करता है आप करें? नहीं, पहले तो यही इनिशियल लॉ ये लाया गया था कि क्योंकि इसकी प्राइस जो है कोई इंटरनेशनल मार्केट जो है ना डिटर्मिन है नहीं। वो इल्ज़ाम भी जो है वो बड़ा अच्छा है। एक तरफ वो कहते हैं कि $20 की बिक्री है, साथ ही ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं बिकी नहीं रही। जब कहीं बिकी नहीं रही तो ये कैसे पता चल गया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बाकी जगह $20 की है? तो शुरू में तो यही था, लेकिन फिर वो ये ख्याल आया और हेल्थ मिनिस्ट्री ने फिर ये फैसला किया कि नहीं, हम जो है वो उसकी रेगुलेशन करेंगे प्राइस की। और जो ड्रैप के कानून के तहत जो प्राइसिंग का बेसिस था किसी ऐसी दवाई का जिसकी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश ना हो, प्राइवेट मार्केट, तो उस कानून की शिक के मुताबिक वो प्राइसिंग करेंगे। वो जो भी प्राइस बनती है वो वही फिर वो करेंगे। सही। कोरोना से रिलेटेड आखिरी सवाल, इसके बाद कुछ पॉलिटिकल सवाल भी मुझे आपसे करने हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोरोना में होते हुए जो मीटिंग्स बुलाई, गलत इकदाम किया उन्होंने? नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी तरफ से वो बहुत डिस्टेंस 20-20, 25-25 फुट दूर लोग बैठे हुए थे और वो मास्क भी उन्होंने पहने हुए थे और सुना कमरे में खिड़की भी खुली हुई थी। लेकिन वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पर वज़ीर आज़म होते हुए ना करते तो बेहतर था।
अच्छा, बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल सबको यही लगता है कि उन्होंने गलत किया, जो मैसेज गया वो बड़ा गलत गया। अब मुझे कुछ 2-4 पॉलिटिकल सवाल करने हैं, मेरे साथ रहें। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हुकूमत को गिराने के ख्वाब देखने वाली जो अपोजिशन है, ये अपने ही इख्तलाफात से अब गिर रही है। सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने पर मरियम नवाज ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। सफबंदी हो गई है, आवाम देख रही है। अब मरियम नवाज के नज़दीक तो पीपल्स पार्टी हुकूमती ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है, मगर लीगी क़यादत के जज्बाती रद्द-ए-अमल पर बिलावल भुट्टो ने उन्हें पानी पीने और हौसला रखने का मशवरा दिया। बिलावल भुट्टो के नज़दीक उनकी जमात के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। वो कैसे अपनी जमात के लोगों से कहते कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट ना दें और नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ को वोट दें, जो कि एक मतनाज़ उम्मीदवार थे। ऑपोजिशन लीडर के अहदे के लिए हुकूमती सैनेटर्स की हिमायत के हवाले से बिलावल ये कहते हैं कि अगर हुकूमती बेंचेस से उठकर लोग ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठ रहे हैं तो हमें इसे सराहना चाहिए। हम हुकूमती लोगों को तोड़कर ही इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में जद्दोजहद कर सकते हैं। बिलावल तो मरियम नवाज की तनकीद का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो ये जानते हैं कि सेलेक्टेड का लफ्ज़ किस पर इस्तेमाल करना है और किस पर नहीं करना। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत तो पंजाब में इन हाउस तब्दीली चाहती है, मगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पंजाब में इन हाउस तब्दीली का फ़ैसला कबूल नहीं है। अब एक तरफ जहां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, तो वही हुकूमत इस बात पर खुश है कि PDM की क़यादत हुकूमत को अब गिराने के लिए संजीदा नहीं है। मगर नाक़दीन के नज़दीक हुकूमत को जो असल ख़तरा है अपोजिशन की बजाय बढ़ती हुई महंगाई से है, अपनी पॉलिसी से है, अपने इक़दामात से है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ जो हैं ये PDM की तहरीक को एक बार फिर से मजबूत कर सकती हैं। ये भी अहम सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून PDM के प्लेटफॉर्म पर मज़ीद इकट्ठे चल सकते हैं, या ये समझा जाए कि बिल्कुल राहें जुदा जुदा हो गई हैं। ये भी अहम सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी और हुकूमत करीब आ सकते हैं। आज हमने देखा कौमी असम्बली के इजलास में किस कदर गर्मा गर्मी हुई, जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए जा रहे हैं, टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस, फिर नेपरा एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस और स्टेट बैंक से मुतालिक जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इसको अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत वापस ले। लेकिन आज बाबर अवान साहब ने बड़ी वजूहात बताई अपनी आईनी किताब को हाथ में पकड़ कर। सदुमर साहब, आज कौमी असम्बली में बड़ी बहस हुई, जो ऑर्डिनेंस अब हुकूमत लेकर आ रही है, नेपरा एक्ट तरमीमी बिल है, स्टेट बैंक तरमीमी बिल है, फिर टैक्सेस को लेकर अब ऑपोजिशन सवाल ये उठा रही है, आज एहसन इकबाल साहब ने भी उठाया, ऑपोजिशन के बड़े लोगों ने उठाया कि जो मनी बिल है ये नेशनल असम्बली के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट हो सकता है। मनी बिल को ऑर्डिनेंस के जरिए भैया आप नाफिज क्यों करें? ऑपोजिशन सवाल उठा रही है, आप इसको पार्लियामेंट में लेकर आएँ, इस पर बहस करें। जब पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है तो क्यों हर मसले का हल आप लोगों ने ऑर्डिनेंस ही बनाया हुआ है? अच्छा, पहली बात तो ये ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है ना, वो क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो कहते हैं। वो आदादो शुमार जो हैं वो बाकायदा तौर पर बाकायदा तौर पर शाया किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी और मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ से ज़्यादा ऑर्डिनेंस इशू किए थे। तो पहले तो वो इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर ये बात बता दूं, मैं आज असेंबली के फ्लोर पर था नहीं, तो मुझे नहीं पता उन्होंने किस चीज़ को मनी बिल कह रहे हैं। वो उनकी बात अगर मैं सुन लूंगा तो फिर मैं वो टैक्सेस में जो छूट वापस ले रहे हैं, फिर स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तार करने का जो मामला है, इस सारे ऑर्डिनेंस के बारे में वो बात कर रहे थे।
नहीं, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वाला को तो बिल्कुल भी मनी बिल नहीं है, उसको उन्होंने मनी बिल कैसे बना दिया मेरी समझ से बाहर है। लेकिन टू बी फेयर टू हिम, मैंने उनको कोई टैक्स बदल दिए वो पता नहीं। नहीं टैक्स में जो छूट को वापस लिया है, मैं एज आई सेड कि मैं वो शायद थोड़ी ज्यादा हो जाएगी एहसन इकबाल के साथ, मैं उनकी पूरी बात सही तरीके से समझ लूं फिर मैं उसका जवाब दूं तो बेहतर होगा। लेकिन चले, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हुकूमत मामलात को पार्लियामेंट में लाने की बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए उसको नाफिज करने पर तरजीह क्यों देती है, तो इस पर आपका जवाब क्या होगा? यही तो बात ऑपोजिशन कर रही है। वो तो मैं आपको जवाब दे चुका हूं ना कि जो एतराज कर रहा है उसने, हम दोनों पार्टियों ने हमसे ज्यादा ऑर्डिनेंसेस किए थे, तो वो एतराज करने वालों के लिए तो ये जवाब है। तो मुकाबले में चलेगा, मुकाबला होगा। ये अक्सर नहीं, ये मुकाबला नहीं। इसका मतलब क्या साबित हुआ? इसका मतलब ये साबित हुआ कि हमारा जो निज़ाम जो है उसके अंदर जो जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ऑर्डिनेंस की गुंजाइश रखी थी। कोई वजह है जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस करने पड़ते हैं, इसलिए आइन बनाने वालों ने भी उसको शामिल किया इस चीज को, और जो भी हुकूमत आती है वो ऑर्डिनेंस करती भी है, तो इसका मतलब कोई मकसद है जिसकी वजह से उसको करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये एक सिर्फ हुकूमती कमजोर, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, पार्लियामेंट से आप एक काम करवा नहीं सकते, तो ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ती है ना। ऑपोजिशन साथ नहीं है, जब ऑपोजिशन खुद कह रही है कि आप पार्लियामेंट में लेकर आए, फिर क्या एतराज है? नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि जो अगर पार्लियामेंट नहीं उसको अप्रूव करती ना तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो वैसे ही लैप्स हो जाता है, तो वो तो कानून बन ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ टेम्परेरी एक चीज बनती है। हाँ, कुछ अगर आपने उसको कानून बनाना है तो आपने असेंबली से पास करवाना है। हाँ। वो तो सिर्फ चंद महीने उससे मिल सकते हैं, तो उसका कोई हो सकता है प्रोसीजरल रीजन हो सकता है कि आपने ऑर्डिनेंस लेके काम शुरू कर दिया, लेकिन कानून और बहुत सारे बिल हम पास करा चुके हैं, इसी कौमी असेंबली से हम पास करा चुके हैं बिल। फैटफ से रिलेटेड बिल जिनकी इतनी शदीद मुखालफत की थी ऑपोजिशन ने, वो हमने इसी असेंबली से पास कराए। उससे पहले कई ऐसे बिल थे जो ऑपोजिशन के साथ मिलकर और बाहमी मुशावरत के साथ बिल बने और वो पास किए गए असेंबली से। तो कानून साजी तो असेंबली के अंदर हो रही है। सही। अच्छा, जो स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने की जो बात है, इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि IMF के हवाले करना चाह रहे हैं आप लोग, जो है ना वो करने जा रहे हैं, कोई पूछगछ करने वाला नहीं होगा, कोई भी इदारा जो है ना वो सवाल पूछने वाला नहीं होगा, इवन वज़ीर आज़म साहब मुदाखलत नहीं कर सकेंगे, IMF का कंट्रोल होगा, IMF उसके ज़रिए अपनी पॉलिसीज़ जो है ना वो लागू करेगा। तो किस हद तक आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है स्टेट बैंक को जो है ना वो खुद मुख्तार करने का ऑर्डिनेंस के जरिए भी? देखिए, जो स्टेट बैंक को या किसी भी मुल्क के जो मरकजी बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी देना, खुद मुख्तारी देना जो है वो एक अच्छी चीज़ होती है। और तमाम दुनिया का तजुर्बा ये रहा है कि जितना स्टेट बैंक जो है वो ज़्यादा ऑटोनमस होता है तो उसके मुल्क की मईशत के लिए और इसलिए उसके अवाम के लिए दूररस जो है वो बेहतरी होती है। लेकिन ये बड़ा फैसला है। हाँ। और इस खुद मुख्तारी को, ये जो मैंने एक उमूमी आपके सामने एक उसूल रखा है, इसकी जब तशरीह करते हैं कानून साजी के अंदर तो उस पर बहस हो सकती है। हाँ। उसके अंदर ये मुमकिन है कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से किया जाए। जाहिर है ये एक अच्छा कानून तो नहीं होगा कि कोई किसी का जवाबदेही ना हो और इतनी अहम चीज़ हो रही है और किसी को भी जवाबदेह ना हो। और भी उसके अंदर चीज़ें हैं। लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो बेहतरीन तरीका है, ये जैसे पहले जो है वो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स के साथ चलते थे वो बेहतर है। तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाएगा। मैं 2-3 प्रोग्राम से पहले कह चुका हूँ कि फैजुल्लाह कमोका जो हैं वो फाइनेंस कमेटी के चेयर हैं। वहाँ पे फाइनेंस कमेटी में बड़े सीनियर लोग अपोजिशन के भी मौजूद हैं, मीडिया वहाँ पे मौजूद होता है। तो वो लोग तो आपस में बातचीत करेंगे, इसके ऊपर बहस ज़रूर होगी, लेकिन उसके अलावा उनको उनकी मीटिंग के अंदर बुलाना चाहिए जो मईशत के बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, खासतौर पर मॉनेटरी पॉलिसी के जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनको बुलाएं, बहस करें और बड़े सोच समझ के इस कानून साजी को फाइनल किया जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि बस ये जो आ गया ना यही हरफ आखिर है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। सही, इस पर बहस होगी। बिल्कुल सही। महंगाई क्यों इतनी होती जा रही है? अब महंगाई का जो जिन है ये बेकाबू होता जा रहा है। बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। आपको नहीं लगता इन 2.5 सालों में इतना बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए बन सकता है? आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली का क्या हाल था और अगले आने वाले इलेक्शंस में अवाम ने उनका साथ नहीं दिया। नून लीग की पॉलिसीज़ की वजह से अगले आने वाले इलेक्शंस में जिसमें आप लोग सेलेक्ट हुए, आप लोग इलेक्ट हुए, उसमें साथ नहीं दिया। तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है आप लोगों को इस महंगाई की, असद उमर साहब?
देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए है ही महंगाई, और उसकी बाकायदा एक जंग, अब मैं तो कहूँगा, चलती रही है। एक से ज़्यादा उसकी वजूहात हैं। जो लोग नहीं सुनना चाहते वो ये कि वो जो ज़ाहिर है जो खसारा जो आया उसकी वजह से रुपए की कदर क्यों गिरी, वो एक बहुत बड़ा उसकी वजह बनी, लेकिन वो वाहिद वजह नहीं है, उसके अलावा और भी वजूहात बनी। आजकल दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कमोडिटीज़ जो हैं, अजनास जो हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, वो आजकल एक वजह बन रही है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अवाम को महंगाई के ऊपर काबू पाते हुए देखना है हुकूमत को, और अगर हुकूमत उसके अंदर कामयाब नहीं होती तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो सियासी तौर पे नुकसान है। और ख़ास तौर पे इमरान खान जैसे जो उनकी सियासत, उनकी तो सियासत ही यही है कि मैंने अवाम की ज़िंदगी बेहतर करनी है, ख़ास तौर पे वो तबका जो कमज़ोर तबका है मैंने उसको मुश्किल से बचाना है। तो उनकी हमारी सियासत के लिए तो तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए तो मरकज़ियत है इस बात की, और इसीलिए इतना वज़ीर-ए-आज़म इसके ऊपर टाइम भी लगाते हैं। आपने पहले देखा था कि कुछ शरह में कमी भी हुई थी, खातिर खा कमी हुई थी अफरात ज़र के अंदर, वो अब पिछले 2-3 माह से दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। तो दोबारा से जाहिर है एक चैलेंज है, और उसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ना हुकूमत कहती है कि हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम काबू पाएंगे, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बिजली को महंगे करने जैसे इकदामात फैसले जब हुकूमत खुद ही करेगी तो फिर कैसे इसको काबू करेंगे? आपको पता है बिजली महंगी होती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब महंगाई करने वाले भी खुद, फिर दूसरी तरफ कहीं काबू करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है ये। ऐसा है नहीं, सिर्फ उस चीज़ की वजह से नहीं हो रही, और पेट्रोल की कीमतें ऊपर भी गई हैं, पेट्रोल की कीमतें नीचे भी आई हैं, दोनों तरफ उसकी मूवमेंट होती रही है। अफरात ज़रिए तो मैं कोई मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहा, आपके सामने आपने देखा कि अफरात ज़र जो है जो 13% पे पहुंची हुई थी, वो 13% से गिर के जो है वो 8% से भी नीचे आई, तकरीबन 7% के करीब आ गई। इसी तरीके से जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है, जो सबसे ज़्यादा आवाम की ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है, अशिया खुर्दनूश जिसके अंदर ज़्यादा होती है, बिजली उसके अंदर होती है, वो 20% से तजावज़ कर गया था, वो वहाँ से गिर के 7-8% के ऊपर आया। सो हमने ये नहीं है कि कामयाबी हासिल होते हुए नहीं देखी इस इलाके में, लेकिन उसमें दोबारा, जैसे मैं कह रहा हूँ, पिछले 2 माह से दोबारा इजाफा होना शुरू हुआ है, और जाहिर है फिर दोबारा और काम करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इसके ऊपर काबू पाया जा सके। आखिरी सवाल, पीडीएम में लड़ाई हुकूमत के लिए कितना मुसरत का बाइस है? अच्छा जी, ये तो इनका आपस का मामला है। एक मुस्लिम लीग नून कहती है कि पीपल्स पार्टी ने हमें दगा दे दिया, पीपल्स पार्टी कहती है मुस्लिम लीग नून ने हमें दगा दे दिया। पता नहीं पहले वाले सही कहते हैं या दूसरे वाले सही कहते हैं या दोनों सही कहते हैं, हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को दगा दे दिया हो। लेकिन हमारा तो पहले दिन से ये राय थी कि देखें, ये एक कोई नज़रियाती तो कुर्बत है नहीं, ये कोई एक पाकिस्तान को बेहतर बनाने की मिशन पे तो निकले भी नहीं है, अपने अपने ज़ाती मुफाद हैं, उसके लिए साथ मिलके जब इनको बैठना पड़ता है तो वो साथ बैठ जाते हैं। जब उनको लगता है कि साथ मिलके बैठने में नुकसान है, हमारे ज़ाती मुफाद अब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं कि शायद आपको क्या पता चले 2 महीने के बाद फिर ये साथ होके बैठ जाएं, लेकिन जिस किसी ने भी इन दोनों में एक दूसरे के साथ दगा दिया, एक टेंशन तो थी, बड़ी ज्यादती की है, टेंशन तो थी, एक टेंशन तो थी। हमें क्या टेंशन होनी है? कोई टेंशन नहीं हमें, मैंने आपको ये बड़े लोगों को मैंने बताया था कि अगले दिन जो था वो कॉन्फिडेंस का वोट लेने जा रहे थे। अब वो कॉन्फिडेंस का वोट, अब तो सब लोग बोल रहे हैं कि ओहो हो, अब तो हुकूमत परेशानी इंतहा में, वजीर आजम के एतमाद का वोट होने वाला है। उससे एक दिन पहले वो हमारे पास एजेंडा आया अगले दिन का, महंगाई के ऊपर मीटिंग थी, वजीर आजम वो मीटिंग कर रहे थे। वो नहीं वो बैठ के देख रहे थे कि इस वक्त वोट कौन डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा, वो इस पे कर रहे थे कि मैंने आवाम की जिंदगी बेहतर कैसी करनी है। तो उनको तो कोई टेंशन नहीं थी, बाकी हाँ ऑपोजिशन वालों को काफी टेंशन थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी NCOC के सरबराह असद उमर साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, जब ये PDM बनी, तमाम जमातों ने कहा
कि हमारा जो इत्तेहाद है ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ये सेलेक्टेड हुकूमत है, हमने इसको घर भेजना है, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें ओहदे नहीं चाहिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि एक ओहदे के लिए, सेनेट के अपोजिशन लीडर के लिए दो जमातों में ऐसी लड़ाई पड़ी कि मरीम नवाज़ को कहना पड़ गया छोटे से ओहदे के लिए आप लोगों ने बाप से वोट ले लिए, अगर ये ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ से बात ही कर लेते। मतलब कि इस हद तक लड़ाइयाँ पहुँच चुकी हैं। आपको लगता है कि ये अगर अब दोनों जमातें अभी भी कहती हैं नहीं नहीं अभी भी जो PDM है वो इसका इत्तेहाद बरकरार है, हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक झूठ ही हो सकता है, सच्चाई इसमें अब नज़र नहीं आती है। आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आता है इस PDM का? देखिए, मैं कतियत के साथ कोई बात तो नहीं कर सकता, और इसलिए कि पाकिस्तानी सियासत में सब कुछ मुमकिन होता है। दूसरी बात ये कि ये PDM का अलायंस बनने से पहले भी ये जमातें एक दूसरे की मुखालिफ थी, हाँ। लेकिन चंद मुश्तरका गोल्स की वजह से वो इकट्ठी हो गई थी। मसलन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून रिवायती हरीफ रही हैं, और ये भी ऑब्वियस है कि मुस्तकबिल में दोबारा एक दूसरे की हरीफ होंगी। इसी तरह अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के पख्तून बेल्ट में मौलाना और जगज़ई का मुकाबला में भी यही सूरत हाल होती है कि ANP और मौलाना का मुकाबला रहता है। तो वो तो बुनियादी मकासद एक तो अपनी अपनी मुश्किलात कम करना, या जो हुकूमत और मुश्तरका गोल्स क्या थे? अगर नून लीग की और मौलाना की बात करें, उनका तो मुश्तरका गोल ये नजर भी आता था कि वो वाकई इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं, इसलिए वो इस्तीफे देने के लिए भी तैयार थे और लॉन्ग मार्च करने के लिए भी तैयार थे। इवन के दोनों जमातों ने, नून लीग ने और इन्होंने मौलाना ने पिंडी तक के लॉन्ग मार्च की भी बात की। अगर मुश्तरका लॉन्ग मार्च इनका ये एजेंडा था एक पीपल्स पार्टी का भी, फिर तो पीपल्स पार्टी को इस्तीफों से पीछे नहीं हटना चाहिए था, जिससे साबित ये हुआ कि मुश्तरका इनका कोई भी मकसद नहीं था। साफी साहब देखिए, एक मुश्तरका मकसद तो यही था कि ये सब जमातें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़ेरे अताब थी, तो उस अताब से अपने आप को बचाना था, या उस हवाले से अपनी बारगेनिंग कुव्वत को बढ़ाना था। फिर दूसरे मरहले में मौजूदा सिस्टम को ख़त्म करना था, तो उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातों का टारगेट मुख्तलिफ था, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इमीडिएट इलेक्शन सूट नहीं करती, और उसमें उनके मौजूदा जो सेटअप है उसमें अगर उनको सिंध हुकूमत रहने दिया जाता है तो ये सिस्टम उनको सूट करता है। और तीसरा मकसद ये था जो उन्होंने अपने उस आलामिया में बयान भी किया था, वो सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल को कम करना था। तो वो भी सबका एक मुश्तरका मकसद है। अब उसमें जब आप इत्तेहाद बनाते हैं तो कुछ चीज़ों पे आप एक जमात को एकमोडेट करते हैं, कुछ पे दूसरे को एकमोडेट करते हैं। तो शुरू में तो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का और इस्तीफ़ों का वादा करके बाकी जमातों को एकमोडेट किया था और उनके हाँ में हाँ मिलाई थी, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी मुसलसल अपने वादों से पीछे हटती गई और अपने मकासद के उसूल को हासिल करते ही वो साथ साथ जो PDM की तयशुदा बातें थी उससे पीछे हट, मतलब इस्तीफों के मामले क्या से वजह पीछे थी? हट कोई गई। पसे पर्दा कोई डील हो रही थी, पसे पर्दा कोई सेटलमेंट की कोशिश की जा रही थी पीपल्स पार्टी के साथ? जाहिर बात है कि एक तो PDM बनने से पहले ये इशारे मिल रहे थे कि सिंध की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी से चीनी जा रही है। अब उसने ये गारंटी हासिल कर ली है कि सिंध की हुकूमत उससे नहीं चीनी जाएगी। दूसरा जो बड़ा मसला है वो जरदारी साहब और उनकी जमात का वो नैब के केसेस हैं। तो आपने देखा कि इस दौरान वो दोनों बहन भाई भी उसके बाद जेल नहीं गए, और गिलानी साहब या राजा परवेज़ साहब ये सब लोग भी, सिर्फ एक खुर्शीद शाह साहब अभी उनके जेल में हैं। तो यहाँ पे भी हमें उनको रियायतें मिलती नज़र आती हैं। तो और फिर तीसरी बात ये कि उसके साथ साथ फिर जरदारी साहब के कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी वो चाहते थे कि मौजूदा सेटअप को स्पेस बनाए। मसलन पहले तो चेयरमैन, लेकिन गिलानी साहब को सेनेटर बनाने में कामयाब हुए, और फिर अब ये दूसरा अपोजिशन लीडर का मनसब भी ले लिया। तो मॉरली उन्होंने अपनी पोजीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब कि आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद से फ़ायदा उठा लिया और बाकी PDM की जमातों के साथ हाथ कर गए?
मेरे ख्याल में फ़ायदा तो वक्ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीपल्स पार्टी ने अपने आप को शदीद नुकसान भी पहुंचाया है। अभी आगे आप जाके देख लें कि पीडीएम के इजलास में वो एक डिफेंसिव जमात की हैसियत से बैठेगी और पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको ये एहसास है कि अगर पीडीएम से वो अलग हो गई और फिर उस तनहा हो गई जिस तरह माजी में तनहा थी, तो फिर उसको ऐसी मार पड़ेगी कि माजी की मार को शायद वो भूल जाएंगे और फिर ये दीगर जमातें भी उसकी मदद के लिए नहीं आएंगी। तो इन सब कुछ के बावजूद पीपल्स पार्टी के लिए ये छोड़ना भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अपना कर दिया वो ये कि हर बंदे के जहन में ये बात बैठ गई कि ये जमहूरियत की और इस तरह की बातें पीपल्स पार्टी वो सिर्फ आयवाश के लिए कर रही है। हाँ। और असल में सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी और नैब केसेस उसकी मजबूरी है। और जाहिर है कि अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी होगी, पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली की बात करती है, नून लीग पंजाब में तब्दीली की बात नहीं करती। क्या ये समझे कि पंजाब में ये जो सेटअप है बुज़दार साहब की हुकूमत का, ये नून लीग को सूट करता है? नून लीग नहीं चाहती है कि पंजाब में जो है ना वो तब्दीली लेकर आई जाए। में जोड़ तोड़ का हिस्सेदार बनती हैं और अदम एतमाद का, तो उससे उस बयानिए को ज़ौक़ पहुँचता है। हाँ। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी कोई नज़रियाती और आइडियल सियासत नहीं कर रही है, वो भी जरदारी साहब की तरह प्रैक्टिकल सियासत कर रही है। अब मुस्लिम लीग नून को एक तो ये अंदाज़ा है कि ये तब्दीली सिर्फ उस सूरत में आ सकती है कि आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट का ताउन हो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से कोई तब्दीली आती है तो उसकी वजह से तो फिर नून लीग की वो सारा बयानिया उसका दड़म तख्ता हो जाता है। दूसरा, वो ये समझते हैं कि ज़ाहिर है कि इसके लिए अगर परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट बनते हैं तो बुज़दार साहब तो उनको पता है कि एक वक्ती तौर पर लाए गए वज़ीर आला हैं और न मुस्तक़बल के लिए वो कोई अपनी बुनियादें बना सकता है, न उनके लिए ख़तरा बन सकता है। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब बनते हैं तो उस सूरत में वो एक मुस्तकिल थ्रेट बन सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। तो इसका मतलब हम अब कह सकते हैं कि इस पीडीएम से हुकूमत को कोई खतरा नहीं रहा। हुकूमत खतरा महसूस करती थी, इसीलिए वुज़रा जो आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, पीडीएम पर तनकीद करते थे। अब हुकूमत बहुत हद तक रिलैक्स हुई है, ऑल्दो बहुत से चैलेंजेस हैं, महंगाई से निपटना है और बड़े मामलात है, कोविड है, लेकिन हम ये समझें कि अब पीडीएम के प्रेशर से निकल आई है हुकूमत अब। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में तो देखें कि पहले भी पीडीएम कोई सीरियस थ्रेट नहीं थी हुकूमत के लिए और अब भी इमीडिएटली तो नहीं रहेगी। इस हुकूमत के लिए खुद इस हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बड़ा ख़तरा है। अलबत्ता अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है पीडीएम से तो रमज़ान के बाद फिर पीडीएम माइनस पीपल्स पार्टी वो एक जेन्युइन थ्रेट वो भी बन सकता है इस हुकूमत के लिए। नहीं तो अभी भी आप बात कह रहे हैं कि निकल जाती है, निकल तो गए, जो कुछ कर दिया ऑपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही साफ़ी साहब, ये जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स क्या है? हुकूमत को भी इन्होंने क्रिटिसाइज करना है, पीडीएम पर भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन बिलावल मिलने गए सिराजुल हक साहब से तो उन्होंने वोट दे दिया ऑपोजिशन लीडर के लिए सेनेट में गिलानी साहब को। ये जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स क्या है? जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स ये है कि आजकल जमात इस्लामी सब कुछ कर रही है लेकिन पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। वो सिर्फ दावत व तबलीग कर रही है, इज्तिमात कर रही है, अमीरी जमात उससे तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स की कोई सिमत मालूम नहीं है। एक तो इस वक्त ये एक अजीब उन्होंने फ़लसफ़ा लिया हुआ है कि इस वक्त ना वो हुकूमत के साथ है और ना मेजर अपोजिशन के साथ है। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार साफ़ी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।